यरूशलेम एक छोटा शहर लेकिन बड़ी बहस। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा शहर जो नक्शे पर छोटा दिखता है लेकिन उसका नाम लेने से ही दुनिया में सबसे बड़ी बहस छिड़ जाती है। ये वो शहर है जिसके कारण दो देश पिछले 100 सालों से एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। इस शहर ने दुनिया को दो विचारधाराओं में बांट दिया और हर कोई अपने अपने सच के साथ इस शहर को देखता है। इसका नाम है यरूशलेम। यरूशलेम आस्था का संगम। यरूशलेम एक छोटा सा शहर लेकिन इसमें आस्था और इतिहास दोनों समाये हुए। यहाँ 3 पवित्र धर्म यहूदी, ईसाई और मुसलमान को मानने वाले लोग रहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक ही जगह पर प्रार्थनाएं होती है, मस्जिद से अजान सुनाई देती है और चर्च की घंटियां भी बजती है। इसके बावजूद ये शहर डर और तनाव से भरा है। यहाँ छोटी सी बात भी बड़ी लड़ाई का कारण बन जाती है। यरूशलेम के आसपास अक्सर रॉकेट और बम गिरते हैं, झगड़े होते हैं और विवाद में हर साल हजारों जाने जाती हैं। यरूशलेम के आसपास का विवाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच है। आज हम इस शहर के साथ साथ इजराइल और फिलिस्तीन विवाद की पूरी कहानी के बारे में भी जानेंगे और इसका इतिहास और इंसानों के दर्द को आसान शब्दों में समझेंगे। यरूशलेम 3 धर्मों का दिन, पर क्यों नहीं मिलते हैं दिन? यरूशलेम को पवित्र भूमि कहा जाता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों पूजा और इबादत करते हैं। इसी कारण यरूशलेम इन तीनों धर्मों का दिल बन गया। लेकिन जहाँ दिल होता है वहाँ भावनाएं भी होती है और जब बहुत सारी भावनाएं टकराती है तो विवाद होता है। यहूदियों के लिए यरूशलेम क्या है? यहूदी मानते हैं कि यरूशलेम उनकी आत्मा का हिस्सा है। उनका मानना है कि लगभग 3000 साल पहले राजा दाऊद ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और उनके बेटे सुलेमान ने यहाँ एक भव्य मंदिर टेम्पल माउंट बनवाया था। ये मंदिर उनके लिए सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र था। 586 ईसा पूर्व में बाबेलन के राजा ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया और यहूदियों को गुलाम बना लिया। बाद में उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया जिसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। आज उस मंदिर के सिर्फ एक दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं। ये दीवार यहूदियों के लिए है, इतनी खास है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी हो वे उसी दीवार की ओर देखकर इबादत करते हैं। ये दीवार उनके लिए टूटी हुई उम्मीदें और आस्था का प्रतीक है। ईसाइयों के लिए क्या है यरूशलेम? ईसाइयों के लिए यरूशलेम का अपना महत्व है क्योंकि ईसा मसीह का जन्म इसी धरती पर हुआ, यही सूली पर चढ़ाया गया, जिस वजह से ईसा मसीह ने अपने जीवन के आखिरी क्षण यही बिताए। आज वहाँ चर्च ऑफ द होली स्पिरिचुअल खड़ा है। ईसाई मानते हैं कि यरूशलेम वही जगह है जहाँ ईसा मसीह की मृत्यु हुई और फिर वे पुनर्जीवित हुए। ये उनके लिए आस्था, बलिदान और चमत्कार की भूमि है। मुसलमानों के लिए क्या है यरूशलेम? इस्लाम में भी यरूशलेम की अपनी खास जगह माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एक रात मक्का से यरूशलेम आए थे और यहीं से जन्नत की ओर गए जिसे इसरा और मिराज कहते हैं। यहीं पर अला अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रोड सुनहर गुंबद बने हुए हैं जो यरूशलेम की पहचान है। अल अक्सा मस्जिद की मुसलमानों में बहुत अहमियत है। मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र शहर है। संक्षेप में कहें तो एक ही शहर है, 3 धर्म और तीनों के दावे। सवाल ये है कि ये शहर सबको जोड़ता है या तोड़ता और बांटता है। यहूदियों का दर्द और जियोनिज्म का उदय। इसी कहानी को समझने के लिए यहूदियों के दर्द को समझना जरूरी है। रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया। उनके मंदिर मिटा दिए गए थे लेकिन यरूशलेम उनके दिलों में बसा रहा। शहर का नाम बदलकर एलिया कैपिटोलिनिया रख दिया गया था। फिर भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदी हर दुआ में कहते हैं नेक्स्ट ईयर इन यरूशलेम। सदियों तक यूरोप और एशिया के सभी देशों में यहूदियों को सताया गया, उन पर हमले और उन्हें दूसरे दर्ज का नागरिक माना गया। फिर भी उन्होंने अपना सपना नहीं छोड़ा। 19वीं सदी के अंत में ये सपना एक आंदोलन बन गया जिसे जियोनिज्म कहा गया। पत्रकार थियोडोर हर्जल ने कहा कि यहूदियों को एक सुरक्षित घर चाहिए, एक ऐसा देश जहां वे आजादी से रह सके। 1897 में उन्होंने जियोनिस्ट कांग्रेस बुलाई और दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि वे फिलिस्तीन में अपना घर बनाए।
तो यहूदियों का सपना बना अरबों की हकीकत। समस्या ये था कि फिलिस्तीन में पहले से ही अरब लोग बसे हुए थे, उनके खेत थे, उनके घर थे, उनकी मस्जिदें थी। अब यहूदियों के सपने और अरबों की हकीकत एक ही जमीन पर टकराने लगे। सवाल था कि क्या ये सपना बिना खून खराबे के पूरा हो सकता है? जवाब तो आप जानते ही हैं, नहीं। ब्रिटिश की एंट्री और विभाजन की नींव कहानी में नया मोड़ आता है। जब ब्रिटिश की एंट्री होती है 1917 में, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि वह फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए घर बनाने का समर्थन करते हैं। इससे जियोनिस्टों की उम्मीदें आसमान छूने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि अरब लोग वहां पहले से रह रहे थे और उनसे पूछा नहीं गया। हैरानी की बात यह है कि अरबों ने ब्रिटेन से दोस्ती कर रखी थी और ब्रिटेन ने उनसे भी कहा था कि उनकी बात माननी चाहिए। नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्ष ये उम्मीद कर रहे थे कि ब्रिटेन उनके साथ है, लेकिन ब्रिटेन किसी के साथ नहीं था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के हाथ में इस इलाके की पूरी ताकत आ गई। उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन आने की इजाजत देनी शुरू कर दी और जमीन खरीदने में मदद। अरब लोग परेशान हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनके देश पर कोई कब्जा कर रहा है। 1930 के आसपास बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। ब्रिटेन की हमेशा से एक नीति रही, बांटो और राज करो। उन्होंने यहूदियों और अरबों को भी आपस में लड़ाया ताकि वे अपनी स्थिति मजबूत कर सकें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच किया। उन्होंने बहुत सारे वादे किए लेकिन किया कुछ नहीं। जैसे भारत को 1947 में जल्दबाजी थी जिससे खून की नदियां बही थी, वैसे ही फिलिस्तीन के साथ होलोकॉस्ट और इजराइल का जन्म अब फिलिस्तीन की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र यूएन पर। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास को बेरहम बना दिया। यूरोप में हिटलर नाम का एक तानाशाह जिसने दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार होलोकॉस्ट किया। 1939 से 1945 के बीच जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसमें गैस चैम्बर, यातना शिविर, जबरन काम कराना, भुखमरी और हत्याएं शामिल थी। ये सब इसलिए था क्योंकि वे यहूदी थे। हिटलर को यहूदियों से नफरत। इसमें 60 लाख यहूदियों, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थे, को मार डाला। दुनिया इस हादसे से कांप उठी। यहूदियों को सिर्फ एक चीज चाहिए था, अब अपनी जमीन, अपना देश जहां वे बिना डरे रह सके। तभी 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसमें फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 56% हिस्सा यहूदियों को दिया गया जिसे इजराइल कहा गया। 43% हिस्सा अरबों को दिया गया जिसे फिलिस्तीन किया गया। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का फैसला जो ना यहूदियों को होगा और ना अरबों को होगा। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें अपना घर दिख रहा, लेकिन अरब नेताओं ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके अनुसार कोई और आकर उनकी जमीन कैसे बांट सकता है? और सबसे बड़ी बात, अरबों को लग रहा था कि उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें कम जगह दी गई है जबकि यहूदियों को ज्यादा। 1948 का युद्ध और नकबा। 14 मई 1948 को ब्रिटेन ने फिलिस्तीन से खींची। उसी दिन यहूदियों ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक जैसे अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये पहला अरब इजराइल युद्ध था। हालांकि इजराइल के सामने करो या मरो की स्थिति थी क्योंकि उन्हें हिटलर के आतंक के बीच एक जगह मिली थी जहां वे जीवित रह सकते थे। अगर वे हार जाते तो दुनिया से लुप्त हो जाते। इसलिए उन्होंने पूरी जान लगा दी, न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गई जमीन से ज्यादा हिस्सा छीन लिया। अब इजराइल फिलिस्तीन के 78% हिस्सों का मालिक बन चुका है। इजराइल फिलिस्तीन में ये हर बार की कहानी। युद्ध होता है, इजराइल पलटवार करता है और इजराइल और जबरन कब्जा करता है। इस युद्ध में करीब 7 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए। कुछ गाजा की तरफ भागे, कुछ वेस्ट बैंक की तरफ और बाकी पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। फिलिस्तीनी इस घटना को नकबा, महान त्रासदी कहते हैं। एक ही जमीन पर अब दो कहानियां जन्म ले चुकी है।
थे। एक यहूदी जिनके लिए आज़ादी का दिन था और दूसरा फिलिस्तीनी जिन्होंने अपने घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान खो दी थी। अब ये संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पहचान का युद्ध बन गया। लॉ ऑफ रिटर्न और नई बस्तियां इजराइल अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में एक देश बन चुका। ये वो सपना था जो सदियों से यहूदी देख रहे। इस सपने को पूरा करने के लिए एक कानून बनाया, लॉ ऑफ रिटर्न। 1950 में इजराइल की संसद में ये कानून पास हुआ कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला कोई भी यहूदी इजराइल वापस लौट सकता है और उसे तुरंत यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। यह सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक निर्णय है। यहूदियों को संदेश था कि उनका घर वापस मिल गया है और वे लौट सकते हैं। इसके बाद रूस, पोलैंड, जर्मनी, यमन, मोरक्को, इथियोपिया, भारत, हर जगह से यहूदी वापस लौट गए। कुछ ने घर बेचे, कुछ ने सदियों पुरानी जड़ें छोड़ी, कुछ तो सिर्फ एक बैग उठाकर वापस लौट गए। ये उनके लिए भावनात्मक घर वापसी थी। लेकिन जब किसी की घर वापसी होती है तो किसी और की विदाई होती है। जैसे जैसे यहूदी वापस आ रहे थे, जमीन की मांग बढ़ रही थी, नई नई बस्तियां बन रही थी। कई बार ये बस्तियां वहां बनाई जा रही थी जहां फिलिस्तीनियों का घर हुआ करता था। फिलिस्तीनियों को लग रहा था कि कानून एक तरफा हो गया और उनकी जमीन अब धीरे धीरे कानूनी तरीके से कब्जा की जाए। इजराइल कहता है कि ये उनका वादा है, उनकी हक की जमीन है। फिलिस्तीन कह रहे हैं कि ये उनकी जमीन है, उनके बुजुर्गों की मिट्टी है, उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए और यहीं मरे थे। एक जमीन जिसकी दो सच्चाई, दो वादे थे, संघर्ष दोनों का था। लेकिन ये संघर्ष अब युद्धों के दौर में बदलने वाला था। युद्धों का सिलसिला 1948 के युद्ध के बाद यहाँ कोई शांति नहीं आई। आने वाले सालों में एक के बाद एक युद्ध होते रहे। हर बार एक नई कहानी आती थी लेकिन दर्द पुराना बना रहता। 1956 का स्वेज नहर संकट। मिस्र के राष्ट्रपति नासर ने स्वेज नहर को राष्ट्रीयकृत कर दिया और इजरायली जहाजों के लिए रास्ता बंद कर दिया। इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर हमला किया, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पीछे हटना। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध ये सबसे बड़ी जंग थी। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के संभावित हमले से पहले खुद हमला कर दिया। 6 दिनों में इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को कब्जा कर लिया। यरूशलेम एक बार फिर यहूदियों के हाथ में और वेस्टर्न वॉल उनकी प्रार्थनाओं का केंद्र बन गई थी। इस युद्ध ने इजराइल की जीत को अरब देशों के अंदर आक्रोश में बदल दिया। 1973 का योम किपुर युद्ध। मिस्र और सीरिया ने यहूदियों के पवित्र दिन योम किपुर पर इजराइल पर अचानक हमला किया। युद्ध लंबा नहीं चला लेकिन भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने फिर एक बार युद्ध को बचाया। हालांकि ये साफ हो गया था कि ये क्षेत्र अब शांत नहीं पड़ेगा। हर युद्ध के बाद नई सीमाएं बनती गई, इजराइल का दायरा बढ़ता गया, नई नफरतें जन्म लेती गई और शांति और ज्यादा होती चली गई। गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम आज का संघर्ष आज भी धुआं उठ रहा है और गाजा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद के सबसे संवेदनशील इलाके में गाजा पट्टी ये खुले जेल जैसी जिंदगी है। कहने को तो ये छोटा सा तटीय इलाका है लेकिन इसकी दीवारें बहुत ऊंची और दर्द उतना ही गहरा। करीब 20 लाख फिलिस्तीनी यहाँ रहते हैं लेकिन वे एक हर तरफ से घिरे हैं। इजराइल ने जबरदस्त निगरानी लगा रखी है। समुद्र से लेकर जमीन और आसमान सब कुछ उनके नियंत्रण है। यहाँ बिजली रोज कटती है, पानी कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लोग जीते हैं लेकिन जीते कैसे हैं ये उन्हीं को ऐसे जीते हैं जैसे किसी ताले में सांस ले। 2007 से यहाँ का नियंत्रण हमास नामक संगठन के पास है। इजराइल और कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं लेकिन बहुत से फिलिस्तीनी से अपनी आज़ादी की आवाज कहते हैं। वेस्ट बैंक ये यरूशलेम के पास का बड़ा इलाका है। कभी फिलिस्तीनियों का ये एक आज़ाद देश का सपना हुआ लेकिन अब ये इजरायली बस्तियां बन चुका है। इजराइल कहता है कि ये बस्तियां सुरक्षा के लिए, जबकि फिलिस्तीन कहते हैं कि ये उनकी जमीन पर कब्जा है। यहाँ पर फतेह नाम का संगठन प्रशासन को देखता है जो हमास से अलग है और बातचीत में विश्वास रखता है, लेकिन जमीनी हालत में आम लोगों की जिंदगी यहाँ भी मुश्किल है।
यरूशलेम इस पूरे संघर्ष का दिल है। जब दिल में दर्द हो तो तकलीफ पूरे शरीर में हो। यहूद इसे अपनी राजधानी माने, लेकिन फिलिस्तीनी भी इसे अपने आने वाले देश की राजधानी माने। यहाँ पर टेम्पल माउंट, वेस्टर्न वॉल, अल अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली स्प्लिटर जैसे 3 धर्मों के पवित्र स्थान। यही वजह है कि यहाँ पर छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा धमाका कर गई। पुलिस की एक कार्रवाई, किसी यहूदी समूह का दौरा, कोई भाषण, सड़कों पर आंसू गैस, रॉकेट, गोलियां, बमबारी, आम बात। यरूशलेम वो जगह है जहाँ आस्था और सत्ता दोनों एक दूसरे से टकराते रहते, और ये टकराव अब भी जारी है। पीएलओ और हमास विद्रोह के चेहरे, इन सब की वजह से विद्रोह होता है। पीएलओ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में पीएलओ का गठन हुआ। इसका मकसद इजराइल को हटाना और फिलिस्तीन को एक आजाद देश बनाना था। इस संगठन के चेहरे के तौर पर यासिर अराफत सामने आए, एक नेता जो बंदूक लेकर खड़े थे, लेकिन बाद में बातचीत की मेज तक पहुंचे। उनके हिंदुस्तान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। पीएलओ ने कई हिंसक हमलों को अंजाम दिया, जिनमें सबसे कुख्यात 1972 के म्यूनिख ओलंपियाड में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या थी। दुनिया दहल गई थी। पीएलओ को आतंकवादी कहा जाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से फिलिस्तीनी से अपनी एकमात्र प्रतिनिधित्व मानते थे, जो उनकी आवाज थी। पीएलओ फिलहाल वो संगठन है जो बातचीत की राह चाहता है और वेस्ट बैंक को संभालता है। हमास 1987 में गाजा की गोलियों में एक नया नाम है, हमास। ये संगठन इजराइल की मौजूदगी को पूरी तरह अस्वीकार करता है। हमास का मानना है कि जब जुल्म से देश छिना गया तो उसे सिर्फ संघर्ष से वापस लिया जा सकता है। यही संघर्ष रॉकेट, सुरंगों, आत्मघाती हमलों और जवाब में इजरायली बमबारी में बदल गया। दुनिया के कई देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, लेकिन गाजा के लोग इसे एक रक्षक मानते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो इजराइल की ताकत के सामने कभी नहीं झुका। हमास गाजा को नियंत्रित करता है। पीएलओ और हमास को अलग अलग संगठन। पीएलओ बातचीत की राह चाहता है, जबकि हमास संघर्ष में विश्वास रखता है। इन्हीं के बीच आम फिलिस्तीनी फंसा रहता है, कहीं उम्मीद के बीच, कहीं हिंसा के लपटों के बीच। यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर की प्रार्थनाएं होती है, मस्जिद की अजान होती है, चर्च की घंटियां बजती है, लेकिन हर और सब भी हर तरफ बैठा हो। छोटी सी बात हुई विस्फोट होते, पत्थर फेंके जाते हैं, गोलियां चलाई जाती है, रॉकेट दागे जाते हैं और जवाब में बमबारी होती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ क्रिया की खतरनाक प्रतिक्रिया होती है। 7 अक्टूबर 2023 ताजा, ये प्रक्रिया 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है, जब गाजा से हमास ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। सैकड़ों लोग मारे गए, कई घायल हुए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर जबरदस्त बमबारी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ चपेट में आ गए। हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, बच्चे अनाथ हो गए, परिवार बिखर गए। दुनिया देख रही है ये लड़ाई कैसी चल रही है, कौन सही कौन गलत। एक सवाल जो सबके दिल में, क्या यरूशलेम कभी शांति देखेगा? क्या ये शहर सिर्फ भगवान का घर रहेगा या इंसान की नफरत का अखाड़ा बन जाएगा? मंदिर फिर से बन सकते हैं, मस्जिद की मीनारें चमक सकती हैं, चर्च की घंटियां बज सकती हैं, लेकिन क्या यहाँ के इंसान बदलेंगे? क्योंकि शहर वही है, पत्थर वही है, दीवारें वही है, लेकिन लोगों के दिलों में एक दूसरे को लेकर जो नफरत है वो बहुत गहरी है। इसी सवाल का जवाब दुनिया चाहती है। इजराइल और फिलिस्तीन में कौन सही है, किसकी गलती ज्यादा है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जब दो लोग एक ही दर्द को महसूस कर रहे हैं तो ये तय करना मुश्किल है कि किसकी गलती है, किसका दर्द ज्यादा है। बहुत कठिन हो जाता है। हम दोनों पहलू आपके सामने रख देते हैं। यहूदियों का पक्ष, वे कहते हैं कि हमारी जमीन थी, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, हमारा मंदिर यहाँ था, हमारे राजा यहाँ थे, हमारी यादें यहाँ थी। उन्होंने बहुत कुछ कहा। यूरोप में उनके साथ भेदभाव हुआ, होलोकॉस्ट में नरसंहार, उनके लिए दुनिया में कोई घर नहीं था, उन्हें सिर्फ एक सुरक्षित स्थान चाहिए था। वहाँ लौटे जो उनकी पुरखों का इलाका रहा। इजराइल कहता है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए मजबूर है। हमास जैसे आतंकी संगठन जब रॉकेट बरसाएंगे, सुरंगें बनाएंगे, बम फोड़ेंगे तो वे बचाव करने के लिए उन पर भी हमला करेंगे। वे कहते हैं कि उनके पास तकनीक है, लेकिन दर्द उनके अंदर भी, और उनका दर्द भी दुनिया को समझना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों का पक्ष, वे कहते हैं कि ये हमारी जमीन थी,
हमारे खेत थे, हमारा घर, हमारी मस्जिद, हम सब यहीं रहते थे। 1948 में उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया और आज वे शरणार्थी बन बैठे हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में उनकी जिंदगी कैद है। चेक पॉइंट, दीवारें, पाबंदियां हर रोज उन्हें झेलनी पड़ती। वे कहते हैं कि वे हथियार नहीं रखते, हवाई जहाज नहीं चला सकते, यहाँ आज़ादी से आ जा नहीं सकते। कोई फिलिस्तीनी हमास को एकमात्र रास्ता मानते हैं क्योंकि वो संगठन दिखाता है कि दुनिया को वे भी जवाब देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उनके बच्चे हर रोज मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की कहानी में दर्द है। दोनों इजराइल की सुरक्षा की चिंता जायज़ है, लेकिन फिलिस्तीनियों को जो रोजमर्रा की तकलीफें हो रही है वो भी सच है। जब सुरक्षा जरूरत बन जाए और आज़ादी सपना रह जाए तो संघर्ष अनंत हो जाता है। इस विवाद में कोई एक विलेन नहीं है, कोई एक हीरो नहीं है। ये इंसानों की बनाई एक ऐसी उलझन है जिसमें हर पक्ष कभी सही लगता है और कभी गलत लगता है। समाधान की उम्मीद की जा सकती है और समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष सिर्फ अपने दर्द को नहीं बल्कि दूसरे के दर्द और दूसरे के आंसुओं को भी समझेंगे। क्या ये कभी हो पाएगा? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया चाहती है और इसका इंतजार दुनिया कर रही है। हमारे हिंदुस्तान का रुख किधर है? एक आम धारणा है कि हिंदू इजराइल का समर्थन करते हैं और मुसलमान फिलिस्तीन। इस संघर्ष में भारत सरकार की भूमिका क्या? भारत जानता है कि यरूशलेम एक संवेदनशील मसला है। कहीं भी उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव से ज़्यादा जरूरी है समझदारी। भारत के इजराइल के साथ गहरे रिश्ते हुए, खासकर 1990 के बाद। तकनीक, हथियार, खेती, सुरक्षा, इन सब में इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। इजराइल वो दोस्त है जो कश्मीर के मसले पर हमेशा से भारत के साथ खुलकर खड़ा है और उसने खुलकर कहा है कि वे कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते। इस वजह से एक बड़ा सेंटीमेंट भारत का इजराइल की तरफ जाता है। इजराइल भारत को तमाम हथियार, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन देते हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। जल संरक्षण और स्मार्ट कृषि में इजराइल की तकनीक भारत के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे तो ये पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गया था, जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए। फिलिस्तीन के साथ संबंध, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत फिलिस्तीन के साथ नहीं है। भारत का इतिहास फिलिस्तीन के साथ बहुत गहरा है। आज़ादी के बाद भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के हक में बात की। 1980 में भारत ने पीएलओ को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। यासिर अराफत भारत के करीबी क्षेत्रों में रहे। इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। भारत ने फिलिस्तीन को आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार मदद की और ये समर्थन आज भी जारी है। भारत की नीति ऐसी है कि हम इजराइल के दोस्त हैं लेकिन फिलिस्तीन के समर्थक और शांति के हम पक्षधर हैं। भारत ये मानता है कि इस विवाद का हल सिर्फ बातचीत से निकल सकता है, युद्ध से नहीं। और शायद यही वजह है कि भारत दोनों पक्षों में सम्मान बनाए रखने की कोशिश करता है, बिना झुके हुए। इंसानियत की परीक्षा। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं, एक सपना है, एक संघर्ष है और सबसे बढ़कर इंसानियत की परीक्षा है। यहाँ आस्था है, अहंकार है, इतिहास है और दर्द भी। एक ही जमीन पर जब यहूदी अपने पूर्वजों की यादों को खोजते हैं, मुसलमान अपने पैगंबर की परछाइयों को देखते हैं, ईसाई ईसा मसीह के कदमों के निशान ढूंढते हैं, तब ये लगता है कि ये शहर एक धार्मिक संगम है। लेकिन जब ये आपस में टकराते हैं तो लगता है कि यही शहर सबसे बड़ा अभाव है। सवाल ये है कि क्या कभी शांति होगी? इतिहास कहता है कि जब भी तलवारें चलती हैं, शहर जलते हैं, लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि जब भी बातचीत हुई है, दरवाजे खुले हैं, यरूशलेम का हल शायद किसी नई बमबारी से नहीं बल्कि किसी नई सोच में छिपा हुआ है। एक सोच जो कहे हमारे मंदिर, मस्जिद, चर्च बचे, लेकिन सबसे पहले इंसान बचे, हमारा विश्वास कायम रहे, लेकिन दूसरों की आस्था का सम्मान बचा रहे। भारत जैसी सोच होनी चाहिए कि दोस्ती दो तरफ भी हो सकती बगैर नफरत के। हम एक पक्ष के साथ खड़े होकर भी दूसरे पक्ष के दर्द को समझ सकते हैं और शायद दुनिया जब इसी रास्ते पर जाएगी तभी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का अंत होगा, क्योंकि ये युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि दोस्ती से खत्म होगा। क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या इस शहर की किस्मत बदल सकती है? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना होगी, अल अक्सा में सजदा होगा और चर्च में प्रार्थना होगी बिना डर के?
सवाल का जवाब आपके भीतर भी है। दुनिया सिर्फ नेताओं से नहीं बदलती, वो बदलती है जब आम लोग क्या सोचते हैं वो निकल कर आए। जब आम लोग ये कहेंगे कि काफी हुआ, शांति चाहिए, उस दिन शायद इजराइल फिलिस्तीन का विवाद खत्म हो जाए।